Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start chapter 4 today, requirements engineering. और इसमें जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स को प्रोक्योर करना, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन भी इसको कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन भी कहते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? तो ये ईएन समरविल जिनकी हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं उनके वीडियोस भी यूट्यूब में उसको भी देख लें। उसमें उन्होंने ये बताया कि प्रिंसिपल प्रॉब्लम एरियाज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन आर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स and difficulties with requirements are the key root cause of safety related software errors that have persisted until integration and system testing। यानी जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनकी बेसिक वजह और कॉज जो है वो रिक्वायरमेंट्स का सही तरीके से क्लैरिफाई ना होना है। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिकली शुरू में तो दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, कस्टमर और डेवलपर्स। तो डेवलपर्स को कैसे पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है? तो वो जब तक वो उसको रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में उसको जब तक रिप्रेजेंट ना किया जाए। तो इसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई और मैनेज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस चैप्टर में हम जो देखेंगे रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स क्या हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल, फिर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये अगले लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे कि उसको रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेशन से क्या मुराद है और उसकी स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन और रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो उसको कैसे कोप करना होता है। तो इस सारे एस्पेक्ट को रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ involved in discovering, documenting, maintaining a set of requirements for any computer based system, any software system। तो इसको इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यानी ये कोई ऐसे रैंडम चीज़ नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक और रिपीटेबल टेक्निक्स हैं जो कि बार बार अप्लाई हो सकती हैं, जो कि हम एक सिस्टम के तहत उनको हम अप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास जो है वो उसके एंड में जो रिज़ल्ट आता है उन टेक्निक्स का। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट, कंसिस्टेंट, रेलिवेंट। तो रिक्वायरमेंट है क्या चीज़? व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट? तो फॉर्मली रिक्वायरमेंट्स जो है सिस्टम के शुरू में अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एक स्पेसिफिकेशन होती है कि व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और एज अ कंस्ट्रेंट ऑफ सम काइंड ऑन द सिस्टम। इसको आप ऐसे भी कंसिडर कर सकेंगे, ब्रिज बिटवीन कस्टमर एंड द डेवलपर। अब वो उन्होंने जो उनका गैप है और वो कनेक्ट होना है, वो रिक्वायरमेंट्स के थ्रू कनेक्ट होना है। डेवलपर ने जो कस्टमर को जो चाहिए और डेवलपर ने जो बनाना है, इसको कनेक्ट करने वाली चीज़ रिक्वायरमेंट्स है। कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स जाएंगी डेवलपर के पास, अगर सही जाएंगी तो सही चीज़ बनेगी। रिक्वायरमेंट्स में कहीं पे जो है वो कंफ्यूजन आ गई तो डेवलपर जो है वो उसमें भी उसमें वो को उसको सही तरीके से ना बना सके, रिज़ल्ट जो है वो उसका ठीक ना आए। और इसमें कंस्ट्रेंट्स भी उसमें आ सकती हैं कि सिस्टम की कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, यानी उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। उसको अगर रिक्वायरमेंट्स में गलती हुई तो उसकी क्या कॉस्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि
If requirements are wrong or false or misleading, system may be delayed, it may cost more. क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ये चीज़ें हुई हैं कि जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो फाइनल प्रोडक्ट के साथ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर जो एतराज़ात हुए हैं उसकी बेसिक रूट काज यही थी कि रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन में उसको ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी गई। सिस्टम की डेवलपमेंट भी डिले हो सकती है क्योंकि जो चीज़ जो चाहिए थी वो नहीं बना रहे, कुछ और बना रहे हैं, उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स कुछ चीज़ बना रहे हैं, और इस तरह कॉस्ट भी जो है ज़्यादा लग सकती है। और ये तो होगा ही कि कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाइड, यानी जो उसको नहीं चाहिए था, जो उसने बताया नहीं था वो चीज़, तो उससे फिर उसकी सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। और फिर उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि कस्टमर उस सिस्टम को यूज़ भी ना करें, तो वो एक तो सारी एफर्ट जो है वो यूज़लेस जाएगी, और फिर उस सॉफ्टवेयर कंपनी की रेपुटेशन और उसका बिज़नेस ख़राब होगा। और अगर सिस्टम को डिप्लॉय किया भी जाता है तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी जो है वो रिलायबिलिटी ना हो और उसके रिजल्ट्स एरोनियस हों। बाज़ दफ़ा ये काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, तो इस वजह से इसकी ड्यू इम्पोर्टेंस जो है वो ज़रूरी है। So what is a requirement? A requirement can be a user level facility description, कि एक यूज़र जो है वो डिस्क्राइब करे कि उसको ये फैसिलिटी चाहिए, इस तरीके से सॉफ्टवेयर उसको फैसिलिटेट करे, उसका ये काम जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म हो। इट कैन बी अ डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड सिस्टम बिहेवियर, तो थोड़ी डिटेल में सिस्टम का जो है वो रिस्पांस उसको भी जो है यूज़र बता सकता है। और सिस्टम की प्रॉपर्टी को भी हम रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम जो है वो किन उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, किन लिमिटेशंस के अंदर रह के वो परफॉर्म करेगा, अगर उन लिमिटेशन से बाहर होगा नहीं करेगा। तो ये भी हो सकता है टेम्परेचर के हिसाब से या वर्किंग आवर्स के हिसाब से, कुछ भी हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो सकती हैं। It can be an information on how to carry out some computation, प्रॉपर एल्गोरिथम या मेथोडोलॉजी, उसको भी हम रिक्वायरमेंट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। या डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट भी हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर टूल को यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के ज़रिए डेवलपमेंट करनी है। तो रिक्वायरमेंट के बहुत सारे फेसेट्स हैं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। इस वजह से उसको इसकी यानी क्लासिफिकेशन भी की जाती है इसकी टाइप्स में, और इसको जो है वो रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, वो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक और डिस्टिंक्शन ये यूज़ की जाती है कि यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट, इसमें इतना ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे ये कि यूज़र रिक्वायरमेंट जो है वो यूज़र के पर्सपेक्टिव से सिंपल लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट है कि सिस्टम ने क्या जो है वो सर्विसेज उसको यूज़र को प्रोवाइड करनी है विद व्हाट ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स आर रिटन फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स को जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी मालूम जो हुई हैं तो वो उसकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम उनको ज़रा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो जाती है, जिसमें उसकी सर्विसेज, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, और फिर एक्चुअली हम क्या बनाने जा रहे हैं और उसको ज़रा डिटेल में
हम उसको सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, तो ये एक उसका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी बन सकता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर में। तो ये ज़रा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन को सिस्टम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमने मेंट केयर सिस्टम पहले भी डिस्कस किया था कि पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम फॉर मेंटली सफरिंग पीपल, तो वो एक फर्स्ट चैप्टर से हम इसको थोड़ा सा देख रहे हैं, और ये पिछले थर्ड चैप्टर में भी हमने देखा कि उसके यूज़र स्टोरीज में उसकी डिस्कशन आई थी। तो यूज़र रिक्वायरमेंट इस किस्म की हो सकती है कि सिस्टम शैल जनरेट मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स शोइंग कॉस्ट ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब बाय ईच क्लिनिक ड्यूरिंग दैट मंथ। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, एक सर्विस उसकी जो है वो बताई गई है कि मंथली जो है रिपोर्ट जनरेट करे। और इसी रिक्वायरमेंट को अगर हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के तौर पे स्पेसिफाई करें तो उसमें फिर ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। तो उसको 5 लेवल्स में हम जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वही रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको मज़ीद जो है वो सब डिवाइड कर लिया कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको आप गो थ्रू कर लें। ऑन लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ समरी ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब देयर कॉस्ट एंड प्रिस्क्राइबिंग क्लिनिक्स शैल बी जनरेटेड। हर क्लिनिक जो है वो ये एक अपनी अपनी समरी जनरेट करेगा। सिस्टम शैल जनरेट रिपोर्ट फॉर प्रिंटिंग, और सिस्टम एक्चुअली किस टाइम पे जो है वो इसमें टाइम भी स्पेसिफाई 5:30 ऑन लास्ट वर्किंग डे भी स्पेसिफाई हो गया। यूज़र रिक्वायरमेंट में उसने सिर्फ ये कहा था कि मंथ के एंड पे ये बात हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। अब उसको एक्चुअली किस टाइम पे कैरी ऑन करना है और हर क्लिनिक ने क्या क्या जनरेट करना है, वो उसको कैसे जो है वो कंबाइन करके तो एक्सेस कौन करेगा, ये सारी चीज़ें फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। तो इससे आपको समझ सकते हैं कि यूज़र रिक्वायरमेंट और सिस्टम रिक्वायरमेंट में कोई ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन लेवल ऑफ डिटेल जो है वो उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में ज़्यादा होता है, और उसमें फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमारा फोकस हो। तो इसके साथ हम स्टेक होल्डर्स का भी मेंशन आता रहता है कि सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर से क्या मुराद है। तो रिक्वायरमेंट्स में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। रिक्वायरमेंट्स इन सब की स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ सकती हैं। तो any person or organization is affected by a system in some way and so he has legitimate interest in the system, तो उसको हम स्टेक होल्डर कहेंगे। एंड यूजर्स भी हो सकते हैं, सिस्टम मैनेजर्स भी, सिस्टम ओनर्स भी, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं जो किसी तरीके से सिस्टम में इन्वॉल्व हों, जिनका 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 सिस्टम जिनको तरह से लाइक उसी मेंट केयर सिस्टम में हमारे स्टेक होल्डर्स में पेशेंट्स तो हैं ही हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। डॉक्टर्स भी हैं जो उसकी असेसमेंट और ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट्स की। नर्सेज आर द स्टेक होल्डर्स। मेडिकल रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स को मेंटेन रखना है कि पेशेंट्स को कैसे जो है वो डॉक्टर्स के साथ जो है उनको मिलाना और उनकी अपॉइंटमेंट्स का मेंटेनेंस। इसके साथ आईटी स्टाफ भी होगा, चूँकि हम इसको सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, तो जो उसको इंस्टॉलेशन और मेंटेनिंग जिनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा मेडिकल एथिक्स मैनेजर भी हो सकता है इसमें एक स्टेक होल्डर। उसका क्या काम होगा कि द सिस्टम मीट्स द एथिकल गाइडलाइंस फॉर पेशेंट केयर।
और हेल्थ केयर मैनेजर्स वो obtain मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। और रिकॉर्ड स्टाफ जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है तो वो भी, तो ये इसके अलावा भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से तो अच्छा, पिछले चैप्टर में भी हमने कहा था कि एजाइल मेथड्स में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स को साथ साथ रखा जाता है कि ज़्यादा उसको डिटेल में रिक्वायरमेंट्स को फोकस नहीं किया जाता, मतलब उतना ज़्यादा इस पे टाइम जितना प्लान ड्रिवन मेथड्स में टाइम रिक्वायरमेंट्स के लिए एलोकेट किया जाता है, इनमें ऑल्दो रिक्वायरमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एजाइल एज वेल एज नॉन एजाइल मेथड्स, लेकिन एजाइल मेथड्स में उनकी आर्गुमेंट क्या है कि जब हम डिटेल्ड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को प्रोड्यूस करते करते जो है वो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसका फ़ायदा इतना नहीं होगा क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बाद में चेंज होना ही पड़ेंगी और फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने तक हमारा जो रिक्वायरमेंट्स आउट ऑफ डेट हो जाएंगी। इसलिए उनका एक अपना मेथड है, उन्होंने भी रिक्वायरमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, लेकिन वो उसको इंक्रीमेंटली इम्प्लीमेंट करते हैं। और यानी हर स्टेज में एजाइल मेथड्स में, जैसे स्प्रिंट्स में देखा था हमने, या एक रिलीज के लिए एक साइकिल के अंदर रिक्वायरमेंट्स को बार बार जो है वो सबसे पहले बात रिक्वायरमेंट से ही स्टार्ट होती है कि उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि एजाइल मेथड्स की जो मेथडोलॉजी है या आर्गूमेंट्स हैं वो स्मॉल और मीडियम बिजनेस सिस्टम के लिए तो प्रैक्टिकली उसका फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं जिनमें ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, जैसे डिफेंस सिस्टम्स या हमारा जो है वो लार्ज सिस्टम्स, नेशनल डेटाबेसेस, और तो उनके लिए फिर ये थोड़ा सा एजाइल मेथड्स प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से क्या मुराद है। ये आमतौर पर डिवाइड किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन अ फीचर और फंक्शन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम ने क्या करना है उसको हम जब डिफाइन करते हैं, सिस्टम की किसी फीचर को, किसी सर्विस को, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाता है। हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट्स, हाउ सिस्टम शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें ये भी हम बता सकते हैं कि सिस्टम क्या उसको नहीं करना, व्हाट द सिस्टम शुड नॉट डू, ये सब उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि इसका ताल्लुक सिस्टम के फंक्शन के साथ है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आउटसाइड द सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उसको अफेक्ट करती हैं, जैसे कंस्ट्रेंट्स ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस, जो कि हमने सिस्टम को लिमिट करना है। टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स होंगी, डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो करना है तो उस स्टैंडर्ड की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। ISO 2000 ये कोई स्टैंडर्ड जो है वो इनको अगर फॉलो करना होगा तो फिर उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होगा। और ये जो है पूरे सिस्टम के ऊपर लागू होती हैं आमतौर पे। और इसके अलावा एक और टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे डोमेन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो वो नॉन फंक्शनल से उसको सेपरेट इसलिए मेंशन किया जाता है कि वो उसका ताल्लुक डोमेन ऑफ ऑपरेशंस है कि जिस एरिया में वो उसने काम करना है उस सिस्टम ने। जैसे अब ये मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम है
फॉर मेंटल पेशेंट्स। तो चूँकि इसका काम पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड से है, तो इसमें पेशेंट की प्राइवेसी उसको इंश्योर करना ये एक डोमेन रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। So the functional requirements describe functionality of system or services provided by the system, और इनकी फिर यानी कहाँ से डिटरमिन होती हैं कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक्सपेक्टेड यूजर्स उसके क्या हैं, और जो 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 जिस इदारे में जिस सिस्टम के अंदर वो सॉफ्टवेयर लगेगा वो किस किस्म का, मतलब मिलिट्री सिस्टम में उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी और सिविलियन में। तो इस तरह से इन्वायरमेंट और वो सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। तो सिस्टम ने क्या करना है बेसिकली, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। और थोड़ा सा इसमें हम ज़रा डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे कि उसको किस तरीके से उसने ये चीज़ को परफॉर्म कर। तो एज एन एग्जांपल जो हमारा मेंट केयर सिस्टम है उसकी कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ डिस्क्राइब किए हैं कि ये उसके फीचर्स होने चाहिए। उसमें यूज़र शैल बी एबल टू सर्च द अपॉइंटमेंट्स लिस्ट फॉर ऑल क्लिनिक्स, यानी वो अपनी अपॉइंटमेंट को उसमें सर्च कर सके, किसी अपॉइंटमेंट लिस्ट में हर क्लिनिक की अपॉइंटमेंट लिस्ट उसको उसमें उसकी सर्च क्वेरी जा सके, एक रिक्वायरमेंट हो गई। और सिस्टम शैल जनरेट ईच डे फॉर ईच क्लिनिक अ लिस्ट ऑफ पेशेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड अपॉइंटमेंट्स दैट डे। हर क्लिनिक जो है वो रोज़ाना एक लिस्ट जनरेट करेगा कि किन किन पेशेंट्स को जो है वो की अपॉइंटमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं उस दिन। और एक और रिक्वायरमेंट्स ये होगी कि ईच स्टाफ मेंबर यूजिंग सिस्टम शैल बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय हर और हिज 8 डिजिट एम्प्लॉय नंबर। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक एम्प्लॉय नंबर जो है वो होगा, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं क्योंकि ये सिस्टम के किसी फंक्शन को डिस्क्राइब कर रही हैं, उसके फीचर को। इस सिस्टम ने ये प्रॉपर्टीज़ ये फीचर्स उसमें इम्प्लीमेंटेड होंगे। इसमें ज़रूरी बात इसमें यह है कि रिक्वायरमेंट्स की प्रिसीजन, अगर प्रिसीजन उसमें स्टेटमेंट में नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। एम्बिग्विटी होगी तो फिर डेवलपर उसको किसी और तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है जो जो यूज़र का मतलब ना हो, यूज़र उससे वो इंटरप्रिटेशन यूज़र के जहन में ना हो। तो एम्बिग्विटी को मिनिमाइज करना ज़रूरी है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में जो पहली रिक्वायरमेंट कहा था कि सिस्टम शुड बी एबल टू सर्च, पेशेंट शुड बी एबल टू सर्च लिस्ट ऑफ पेशेंट्स जिनकी अपॉइंटमेंट होनी है, उसमें अपने आप को सर्च कर सके। तो यूज़र की इंटेंशन उसमें ये है कि he wants to search for a patient name across all appointments in all clinics। और डेवलपर उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता है कि टू इम्प्लीमेंट ए सर्च फॉर अ पेशेंट नेम इन एन इंडिविजुअल क्लिनिक, यूज़र चूजेस क्लिनिक देन सर्च। तो इसमें इन दोनों में फ़र्क हो गया ना कि डेवलपर इंटरप्रिटेशन वो कहेगा कि यूज़र ने खुद क्लिनिक को सेलेक्ट करके फिर उसमें एक क्लिनिक के अंदर उसने अपने आप को सर्च करना है, जबकि यूज़र की इंटेंशन ये थी कि जितने भी क्लिनिक्स उस सिस्टम के अंडर हैं उन सब में सर्च किया जाए। तो ये इसमें थोड़ी सी
इम्प्रिसिजन का एलिमेंट आ जाएगा, इसको रिमूव करना चाहिए। और रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारी कोशिश हो कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हों, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी, यानी वही बात है, इम्प्रिसिजन ना हो, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो, और रिक्वायरमेंट्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग ना हो, कंट्राडिक्टरी ना हो। तो ये प्रैक्टिकली जो है वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली जो कंप्लीट और कंसिस्टेंट हो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज इस तरह की है। और लेकिन कोशिश करनी चाहिए जितना भी उसमें हम उसको कंप्लीट और कंसिस्टेंट कर सकें। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को नॉन फंक्शनल इसलिए कहते हैं कि सिस्टम की फंक्शन का पार्ट नहीं है कि सिस्टम ने ये काम करना है, बल्कि ये उसके ऊपर एडिशनल कंस्ट्रेंट्स हैं। वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हो सकती हैं, या हमारे जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से हो सकती हैं, और बहुत सारी उसकी वजूहत हो सकती हैं, उसकी टाइप भी बहुत सारी हैं। तो उसमें जैसे जो है वो उसकी रिलायबिलिटी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, रिस्पांस टाइम, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे जो है वो रियल टाइम सिस्टम है तो उनमें अब रिस्पांस टाइम शुड बी वेरी मिनिमम, और उसको रिड्यूस करना। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि हमारे पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी कम है, ज़्यादा है, तो इस तरह से जो कंस्ट्रेंट्स बनती हैं ये इनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स इम्पोज की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैंडेटिंग अ पर्टिकुलर आईडीई, जैसे वो कहें कि आपने जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैटलैब में करनी है, या विजुअल सी प्लस प्लस में करनी है, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या डेवलपमेंट मेथड की उसमें स्पेसिफिकेशन कर दी जाए। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि दे मे बी मोर क्रिटिकल देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि सिस्टम ने जिस जगह पे काम करना है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो सिस्टम आप जो है वो बनाएं जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का न्यूयॉर्क की हॉस्पिटल्स के लिए, और उसको आके लगा दें ये यूब मेडिकल कम्प्लेक्स में, यहाँ पे तो ना उसका कोई जो है वो समझने वाला हो, ना उसको यूज़ करने वाला, ना उसके लिए जो पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो तो फिर वो यूज़लेस हो जाएगा। तो इसलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी देखना ज़रूरी है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने उनको कंसिडर करना है, और उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा हमारे सिस्टम के ऊपर, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बजाय पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर पे उसका जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है। मसलन जैसे परफॉर्मेंस एक, यानी रिस्पांस टाइम और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम की पूरे आर्किटेक्चर को ऐसा रखना पड़ेगा कि वो उसकी रिस्पांस टाइम मिनिमम हो सके, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो। तो इसी तरह एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने की वजह से आपको बहुत सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी पड़ सकती हैं। जैसे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है तो वो एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके लिए आपने सिस्टम के अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी इंक्लूड करना पड़ जाएगा। आपने उसमें
से जो है वो उसको क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके लिए सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी यानी सिक्योर एक्सेस उसको जो है मेक श्योर करना उसको पड़ेगा। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हमारे पास बन सकती हैं। ब्रॉडली हम उनको 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। फिर इनके अंदर मज़ीद जो है वो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में जिन रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक उस प्रोडक्ट के बिहेवियर के साथ है, तो उसने उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना है जो कि एक्सटर्नली उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। जैसे उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड है, या उसको कितनी मेमोरी चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट की मतलब यूजेबिलिटी, मतलब कितना वो आसानी से वो उसको लर्न किया जा सके, यूज़ किया जा सके। इस तरह की रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट के मुतालिक जो है वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। इसी तरह कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंडर आ जाती हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो वो जो है वो उसके टॉप पे आ सकती हैं। तो उसमें सिस्टम कैसे डेवलप होगा और कैसे यूज़ होगा ये भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो भी चूँकि उससे ऑर्गेनाइजेशन में जितने बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर से कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने उसके साथ कंपेटेबल बनाना है। इंटेल के सिस्टम उन्होंने रखे हुए हैं या किसी और कंपनी के सिस्टम रखे हुए हैं, तो आपने जो सिस्टम बनाना है वो उसके अंदर जो है वो कंपेटिबल होना चाहिए। ये उस ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि जो एक्सटर्नली जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को, डेवलपमेंट को, जिसमें हमारा लेजिस्लेटिव लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हैं उनके साथ हमने उसको ऑपरेशनल होना चाहिए, उसके साथ इंटरऑपरेबल हो, या सिस्टम को किसी एक्सटर्नल जो है वो अथॉरिटी से हमने मतलब वो करवाना है, सर्टिफाई करवाना है, या उसके साथ कंपेटिबल। जैसे पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, अगर हम इस कोई कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो पीटीए की जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके साथ कन्फ्लिक्टिंग ना हो, वरना वो फिर उसमें लीगल इश्यूज बन जाएंगे। तो ये रिक्वायरमेंट्स जो कि एक्सटर्नल हैं लेकिन हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, तो ये भी सारी उसमें नॉन फंक्शनल में आ। और उसमें मज़ीद जो है वो हम सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप इस हायरार्की में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं, डिपेंडेबिलिटी, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी। एफिशिएंसी में स्पेस और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, ये सब उसके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं जो प्रोडक्ट ने मतलब उसको अफेक्ट कर रही हैं नॉन फंक्शनल, यानी उसका इंटरनल फीचर नहीं है लेकिन उसको अफेक्ट कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास जो है वो ऑपरेशनल
डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, जिस इन्वायरमेंट में वो काम करेगा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स, और एक्सटर्नल में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, जैसे पीटीए की रिक्वायरमेंट मैंने कहा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, लेजिस्लेटिव हो सकती हैं, उसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है उसके बजट को जो है वो साफ होना चाहिए, यानी बजटिंग को और एक्सपेंसेस को, वो सारी चीज़ें ऑडिटेबल हों। तो हमारे मेंट केयर सिस्टम में ये 3 रिक्वायरमेंट्स को हम जो है ना प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल के एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताए गए। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में यह है कि सिस्टम शैल बी अवेलेबल टू ऑल क्लिनिक्स ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 8:30। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में था कि मेंट केयर सिस्टम शैल आइडेंटिफाई यूजिंग हेल्थ केयर आईडी कार्ड, और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में था कि उसने किसी प्राइवेसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। बाज़ दफ़ा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रिसाइजली डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको गोल का नाम भी दे दिया जा सकता है। गोल मीन्स के जनरल इंटेंशन ऑफ यूज़र, सच एज वो चाहता है कि उसको आसानी हो इस्तेमाल करने में सिस्टम को, तो ईज़ ऑफ यूज़, तो ये एक गोल बन जाएगा। और इस तरह कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो उनको वेरीफाइबल भी कहा जा सकता है, यानी उनको एक्चुअली वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ मेजर, उसके टेस्टिंग के लिए हम कुछ यूनिट रख सकते हैं जिससे उसको मेजर किया जा सके, और उसके मुताबिक उसके गोल को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम जो है ईजी टू यूज़ हो और उसमें एरर्स मिनिमाइज हो, ये उसका गोल बन जाएगा। और उसको फिर मेजरेबल हम किस तरह बनाएंगे कि मेडिकल स्टाफ शेल बी एबल टू यूज़ ऑल द सिस्टम फंक्शंस आफ्टर 4 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। हमने स्पेसिफाई कर दिया कि इतना इजी हो कि 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद वो उसके सारे फंक्शन स्टाफ जो है वो उसको समझ सके, यूज़ कर सके। And after this training, the average number of errors made by experienced users shall not exceed 2 per hour of system use. अब एरर्स के ऊपर भी हमने कि यानी ईज़ ऑफ यूज़ का ये मतलब यह है कि ट्रेनिंग जब उन्होंने 4 आवर्स की कर ली तो एवरेज यूज़र्स जो एक्सपीरियंस यूज़र्स जो हैं वो एवरेज नंबर ऑफ एरर्स जो हैं उनकी पर आवर 2 से ज़्यादा ना हो। तो ये एक टेस्टेबल और मेजरेबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो इस तरह की मेजर्स हम इन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर इंक्लूड कर सकते हैं। मसलन ये जो स्पीड है, साइज़ है, ईज़ ऑफ यूज़ है, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, पोर्टेबिलिटी, इनके लिए मेजर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि स्पीड को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस पर सेकंड के एतबार से, या यूज़र और इवेंट रिस्पांस टाइम, या स्क्रीन रिफ्रेश टाइम, ये सारी उसकी स्पीड की मेजर की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। साइज़ को मेगाबाइट्स या नंबर ऑफ रोम चिप्स के अंदर उसको उसकी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ईज़ ऑफ यूज़ जैसे बताया कि ट्रेनिंग टाइम और कितनी जो उसके लिए हेल्प फ्रेम्स हमने उसमें रखनी है। रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में मीन टाइम टू फेलियर कितना है, यानी ये बार बार उसमें फेलियर हो जाता है सिस्टम में, या उसका मीन टाइम कम से कम उसकी मिनिमम कंस्ट्रेंट होनी चाहिए कि अनअवेलेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। रेट ऑफ अकरेंस ऑफ फेलियर, तो ये सारी चीज़ें मेजरेबल हैं। रोबस्टनेस को मेजर करने के लिए भी हम मैट्रिक्स कुछ मेजर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं।
कि फेलियर के बाद कितने उसको रीस्टार्ट में कितना टाइम लगता है। और इसी तरह पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स यानी परसेंटेज ऑफ टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ टारगेट सिस्टम्स, तो ये उसकी पोर्टेबिलिटी से मुताल्लिक जो है वो मेजर्स हैं। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको हम स्पेसिफिकली मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह आगे फिर हम उसके यानी इस लेक्चर में हमने देख लिया कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स होती क्या हैं और उसमें कितनी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो और फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं और उसके अंदर हमने थोड़ी सी डिटेल भी देख ली। तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कि किस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एक सिस्टम के बारे में वो प्रोक्योर हो जाती हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।